नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल की हार पर राजनीतिक विश्लेषक और कोलकाता विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी ने एक विस्तृत विश्लेषण पेश किया है। इस वीडियो में प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी केजरीवाल की हार के पीछे के कारणों की पड़ताल करते हैं, जिसमें फेक ईमानदारी का मॉडल, आरएसएस की भूमिका और डेमोक्रेसी के लिए खतरा शामिल है। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी यह भी बताते हैं कि कैसे केजरीवाल की हार नरेंद्र मोदी के लिए एक चेतावनी है और विपक्ष को सड़क पर आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों ही आरएसएस के उत्पाद हैं और दोनों ने ही जनता को फेक ईमानदारी का भ्रम दिया। वह यह भी कहते हैं कि केजरीवाल की हार वैकल्पिक राजनीति की हार नहीं है, क्योंकि उनके पास आरएसएस का ही एजेंडा था। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी यह भी बताते हैं कि केजरीवाल की हार का मतलब है कि जनता ने फेक ईमानदारी के मॉडल को खारिज कर दिया है। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी भी इसी तरह की फेक ईमानदारी का इस्तेमाल करते हैं और उनकी हार भी जल्द होगी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी को उनके ही शब्दों में। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी बताइएगा कि प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी के इस वीडियो संवाद पर आपकी क्या राय है। केजरीवाल की हार एक तरह से फेक ईमानदारी की हार है। बहुत साफ कह रहा हूं मैं। ये जो ईमानदारी और ईमानदार राजनीति, ईमानदार राजनेता का जो मॉडल प्रचारित किया गया, उसकी ये सबसे बड़ी डिफीट है। और ये अब शुरुआत है, अब ये नरेंद्र मोदी का नंबर आएगा। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी और ये दोनों एक ही आंदोलन की पैदाइश हैं। वो जो एंटी करप्शन आंदोलन और ये निर्भया आंदोलन, उसके गर्भ से दो महान नेता निकले। एक थे केजरीवाल और दूसरे नरेंद्र मोदी। ज्यादातर लोग ये बात भूल रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी ये बात भूल रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि केजरीवाल हार गया। नहीं, आप याद कीजिए, केजरीवाल जीते और नरेंद्र मोदी भी जीते। अब यहां से देखिएगा थोड़ा सा, ये जो पैटर्न है, जो जहां से कि पॉलिटिक्स ने टर्न लिया। दिल्ली की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मिनिस्टर या मुख्यमंत्री वो जेल गया। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने एक मानदंड बनाया कि वो जेल गए और जेल में वो रह के आए। उनके ऊपर केस है अभी। केजरीवाल ने जितने भी झूठे आरोप लगाए थे वो जनता ने धो दिए। किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। मैं आपको बहुत साफ कह रहा हूं, कांग्रेस जीती नहीं है, ये बात सच है। लेकिन यह बात इससे भी बड़ा सच यह है कि पिछले 10 साल में कांग्रेस का कोई मंत्री गिरफ्तार नहीं हुआ, जो शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में था। शीला दीक्षित के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं कर पाई है, उस सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर पाई है, क्योंकि ये अपने आप में ये एक बड़ी चुनौती है इनके लिए। ये कह के आए थे कि शीला दीक्षित के करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे और शीला दीक्षित का करप्शन एक्सपोज करेंगे, शीला दीक्षित को जेल पहुंचाएंगे। ये एक बंडल उन्होंने जनता के दिमाग में उतारा था और इस बंडल के पीछे जो लोग थे वो सब लोग जानते हैं, आरएसएस था। तो पहली जो इससे जो सबक निकल रहा है केजरीवाल की पराजय से, वो ये कि ये शुरुआत है केजरीवाल की पराजय, नरेंद्र मोदी की पराजय की। बहुत साफ कह रहा हूं मैं आपसे। आप ये मेरी बात को लिख के रख लीजिए। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल, ये जो फेक ईमानदार नेता दो पैदा किए गए, उसमें एक फेक ईमानदार की पोल खुल चुकी है, दूसरी खुलनी बाकी है। दूसरी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि दोनों की खूबी ये थी कि दोनों मीडिया प्रोडक्ट थे, आंदोलन के प्रोडक्ट नहीं थे। मोदी भी किसी आंदोलन से नहीं आए और केजरीवाल भी किसी आंदोलन से निकल के नहीं आए। दोनों के पीछे बैकबोन के तौर पर काम कर रहा था आरएसएस। सब लोग जानते हैं। केजरीवाल के पीछे आज भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के 85% से अधिक कार्यकर्ता वे हैं जो कि आरएसएस के हैं। यह सच है। किसकी डिफीट हुई है? दिल्ली की जनता नहीं हारी है। आरएसएस के अंदर के अपने दो गुट उनकी लड़ाई थी और उसमें एक गुट हार गया। वह गुट हार गया जिसको कि आरएसएस के लोग और दूसरे लोग एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते थे। यह बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं। अच्छा देखिए, संयोग की बात देखिए, दोनों ने एक से ही काम किए।
नरेंद्र मोदी ने भी करप्शन किया और इसके शासन में भी करप्शन सबसे ज्यादा हुआ। नरेंद्र मोदी के शासन में करप्शन घटा नहीं, सब लोग जानते हैं। पूरे देश में करप्शन जो है अभी पीक पर है, और केजरीवाल के दिल्ली में शासन में आने के बाद में करप्शन घटा नहीं, वो दिल्ली में पीक पर है। तो केजरीवाल के हार का मतलब है कि वह जो फेक ईमानदारी का मॉडल गढ़ा गया था, उसका पहला चरण जनता ने क्लिंच कर दिया है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। मैं ये जो तमाम किस्म के मीडिया में जो विश्लेषण आ रहे हैं, मैं उन सब लोगों से सहमत नहीं हूं। सेकंड चीज जो कि बहुत जरूरी चीज है, केजरीवाल कभी भी वैकल्पिक राजनीति का नेता नहीं था। केजरीवाल जब आए थे पॉलिटिक्स में, मैंने उनके खिलाफ लिखा था और मैंने पूरी एक किताब लिखी थी। जहां तक लोग नहीं जानते इस बात को, मैंने उनके पॉपुलिज्म को भी रीड किया था और अच्छे से उसकी व्याख्या की थी, और मैं उनके पक्ष में रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने उनके अच्छे काम की प्रशंसा न की हो, लेकिन केजरीवाल के बारे में यह कहना कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वो वैकल्पिक राजनीति की पार्टी है, यह गलत है। केजरीवाल की पराजय वैकल्पिक राजनीति की पराजय नहीं है, क्योंकि केजरीवाल के पास में जो प्रोग्राम था वो वही प्रोग्राम था जो कि आरएसएस का प्रोग्राम है। मसलन हिंदुत्व के स्पेस के विस्तार का प्रोग्राम। मैं ये जो तमाम योजनाएं हैं ना, स्कूल, कॉलेज, सड़क, पानी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये पॉलिटिक्स है। मुख्यमंत्री आया तो सवाल यह कि पॉलिटिकली क्या करता है। केजरीवाल ने वही काम किया जो कि नरेंद्र मोदी ने किया अपने तरीके से। नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व के स्पेस का विस्तार किया और केजरीवाल ने उसकी सहयोगी की भूमिका निभाई। कौन सी चीज जीती? प्रोपेगेंडा जीत गया। दोनों प्रोपेगेंडा की पैदाइश थे। एक का प्रोपेगेंडा पिट गया, दूसरे का जीत गया। राहुल गांधी के पास में या कांग्रेस के पास में पहले भी प्रोपेगेंडा नहीं था। मैं आपको साफ कह रहा हूं। मैं केजरीवाल जो दोनों बार जीता, उसमें कांग्रेस के वोटों की बहुत बड़ी भूमिका थी। दोनों उस जिस समय विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए थे, मैंने तब भी लिखा था कि कांग्रेस अगर जिसे कहें कि इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती तो केजरीवाल की सरकार नहीं बनती। परिणाम सामने है। परिणाम सामने आपके। आप यहां से देखिए कि बीजेपी को कितने परसेंट वोट मिले और केजरीवाल और कांग्रेस को कितने वोट मिले। केजरीवाल के यानी आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के वोट मिला के बीजेपी से ज्यादा होते हैं। केजरीवाल इस चीज को भूल गए सत्ता के नशे में, और उसका दुष्परिणाम उनके सामने है कि वे अब बाहर हैं। और बाहर ही नहीं, मैं और कह रहा हूं आपसे एक बात और, आम आदमी पार्टी धीरे 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 गायब हो जाएगी। आप याद कीजिए, एक जमाने के दत्ता सामंत आए थे आपके यहां। कितना ताकतवर नेता, बाप रे बाप, जिसके पेशाब से चिराग जलता था, जो हर एक इंडस्ट्रिस्ट को मार के समझाता था। आज स्थिति कहां है? वो कहां है दत्ता सामंत? आप ये लिख लीजिए इसे। ये इस तरह के लोग टाइम टू टाइम कुकुर मुत्ते की तरह आते हैं पॉलिटिक्स में और वो गायब हो जाते हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का भविष्य यही है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। लोगों को सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं। केजरीवाल के पास में डेमोक्रेसी के विस्तार का कोई एजेंडा नहीं था और ना आज है। डेमोक्रेसी के विस्तार का एजेंडा होता तो केजरीवाल जो है विपक्ष के संयुक्त अलायंस का हिस्सा होता। केजरीवाल ने कभी भी संयुक्त अलायंस की अहमियत ही महसूस नहीं की। क्यों? क्योंकि उसको एक आइडिया था कि बीजेपी का जो आरएसएस का जो 10, 20, 25% सॉलिड वोट है वो हमें मिलेगा, बाकी हम जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो बहुत लंबे समय तक तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अभी कांग्रेस के पास में 6% वोट आया है, मैं आपको बता रहा हूं। आने वाले समय में और वोट आएगा। और कांग्रेस ने जो अखबारों में आ रहा है ना, मीडिया में, वेबसाइट पर आ रहा है कि 13 सीट ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस के जो वोट है उसने। अब आप यहां से सोचिए कि अगर कांग्रेस अगर संदीप दीक्षित को खड़ी नहीं करती तो केजरीवाल जीत जाते। अच्छा, ये चीज तो समझनी चाहिए ना कि ये जो 4%, 6% जो वोट है, जो कि निर्णायक वोट है, ये बहुत महत्वपूर्ण वोट है।
यह अहंकार, थर्ड चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, डेमोक्रेसी में अहंकार की राजनीति हमेशा पिटती रही है और आगे भी पिटेगी। और ये जो पराजय है, ये मैं महान नेता, मैं महान ईमानदार, ये महान कोई नहीं है इसमें, डेमोक्रेसी में कोई महान नेता नहीं है। वो महान नेता था अन्ना हजारे, जिसने कि महान सपूत पैदा किए, और इनके शासन में हर गली मोहल्ले में आम आदमी के कार्यकर्ता सक्रिय तौर पर, मैं पहले भी कह चुका जब इलेक्शन शुरू हुआ था, घनघोर घूसखोरी पूरे सिस्टम में विकसित कर दी। केजरीवाल तो ईमानदारी के लिए जाने जाते थे ना, करप्शन विरोधी, तो करप्शन के खिलाफ में केजरीवाल ने कभी किसी भी एक कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया 10 साल के शासन में? नहीं। तो भई जब करप्शन से ही काम चलना है तो लोग सोचते हैं कि भैया बीजेपी कौन सी बुरी है। जब शेष में हिंदुत्व की ही सेवा करनी है तो बड़े हिंदुत्वधारी से क्यों ना बात की जाए। ये वो जगह है जहां से कि बीजेपी केजरीवाल से बढ़त बनाने में सफल हो गई। और अभी जो आपको इनके जो 43% के करीब जो वोट दिख रहे हैं, ये 43% वोट रहेंगे नहीं, ये नीचे जाएंगे, क्योंकि ये शुरुआत है, और ये इनके ही नीचे नहीं जाएंगे, और भी लोगों के नीचे जाएंगे। बीजेपी का भी रास्ता नीचे जाएगा। कारण क्या है कि ये अब जमीन धसकनी शुरू हुई है। उस आंदोलन की जो एंटी करप्शन आंदोलन के नाम पर कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया गया था 2G स्पेक्ट्रम के बहाने, मैं बताना चाहता हूं आपको, ये उसकी पूरी की पूरी जमीन का पहला बड़ा पत्थर निकला है। अभी इससे बड़ा पत्थर जो ऊपर है वो निकलने वाला है, तय मानिए आप। वो थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन निकलेगा। एक अन्य चीज जो कि इस पूरे उसमें बहुत जरूरी है, वो ये कि केजरीवाल से चूक कहां हुई। अब आप यहां से सोचिए कि जो पार्टी केजरीवाल को हर स्तर पर उसके वॉलंटरी लाइफ में, या जब वो स्वैच्छिक संगठन चलाते थे, स्वयंसेवी संगठन चलाते थे, तब वो पार्टी उनकी बात सुनती थी। सोनिया गांधी केजरीवाल से बुला के बातचीत करती थी। वही केजरीवाल आज की डेट में स्थिति उसकी इतनी बदतर है कि वो कांग्रेस में किसी भी नेता को बात करने लायक नहीं समझता। अहंकार देखिए, ये जो अहंकार है राजनीति में, ये अहंकार तो किसी का बचा नहीं। केजरीवाल तो चीज कौन है। अब आप दूसरी तरफ आइए। इस पूरे दिल्ली के इलेक्शन में जो एक चीज घटी है, जो कि कायदे से देर सवेर आएगी, वो मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं वोट डालने गया था मथुरा से दिल्ली, और मैंने बात भी की थी अपने तरीके। तो बीजेपी के लोग जो है बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से जाटों को और पंजाबियों को की लॉबिंग करने में सफल हो गए, और बड़ी पैमाने पे पैसा बांटा है उन्होंने। जाटों के 10 सीटें बीजेपी को मिल रही। हाँ, वो मिलेंगी। कारण है उसका, मैं बता रहा हूं आपको, अभी मैं बता रहा हूं कारण क्या है कि बीजेपी जयललिता मॉडल पर चल रही है। जयललिता मॉडल क्या है? वो ये है कि जैसे आप किसी इलाके में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और आपके संपर्क में 500 लोग हैं, तो वो आपसे बात कर लेंगे कि अच्छा धनंजय जी, आप इन 500 लोगों से बात कर लीजिए, इनको पर हेड जो है 1,500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए दे देंगे। ये जयललिता मॉडल है जो कि तमिलनाडु में लंबे समय तक चलता रहा है, जिसके चलते जयललिता ने पूरे के पूरे इलेक्शन में पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को वैसे ही जैसे कि दारू बंटती थी पोलिंग के पहले। वो जो केजरीवाल ने जो हल्ला किया कि ये जो प्रवेश वर्मा ने जो पैसे बांटे, वो तो एक सच है, लेकिन इससे बड़ा सच क्या है? इससे बड़ा सच यह है कि बड़े पैमाने पर बाकायदा डील इलाके वाइज की गई। इस मोहल्ले में 500 लोग हैं, 200 लोग हैं, इनको हजार रुपए पहुंचा देना। ये नरेंद्र मोदी के सुशासन की जीत नहीं है। नरेंद्र मोदी ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। अगर सुशासन की जीत होती तो नरेंद्र मोदी पिछले 2 बार से हार क्यों रहे थे? नरेंद्र मोदी तो पिछले 10 साल से शासन कर रहे हैं दिल्ली में। अभी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हार गए नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी से। कारण वही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो फेक ईमानदारी का जो दिमाग में जो भूत बिठाया गया था, वो अब भूत उतर चुका है,
और आप तय मानिए जब फेक ईमानदारी का भूत उतरेगा तो आप ये मानिए फेक जो प्रोपेगेंडा है जिसके ऊपर सवार होकर नरेंद्र मोदी आए हैं, ये प्रोपेगेंडा का भूत भी उतरेगा। एक अन्य चीज है जो कि इस पूरे उसमें हमें कायदे से समझनी चाहिए, वो ये कि क्योंकि कई लोग हैं ऐसे जो कि ये कह रहे हैं कि भाई ये जो केजरीवाल है वो वैकल्पिक राजनीति का नेता था, वो हार गया, बड़ा नुकसान हो गया वगैरह। केजरीवाल के हारने से वैकल्पिक राजनीति का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों को सबक लेना चाहिए। मैं सावधान कर रहा हूं अखिलेश, ममता जैसे लोगों को, शरद पवार जैसे लोगों को। कांग्रेस के बिना आप फासिज्म से लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये दिमाग से निकाल दें। नरेंद्र मोदी के फासिज्म से लड़ाई कांग्रेस को माइनस करके नहीं लड़ी जा सकती। ये जो लोगों ने बढ़ चढ़ के जो अपनी भूमिका अदा की और कहा कि हमारा सपोर्ट नरेंद्र केजरीवाल को, हमारा सपोर्ट केजरीवाल को, क्या रिजल्ट निकला उसका? अरे भाई, जिस पार्टी के टीएमसी का 2 वोटर नहीं, समाजवादी पार्टी के 10 वोटर नहीं वहां हैं, जिन पार्टियों के वोटर नहीं, वो बढ़ चढ़ के समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये जो फेक समर्थन है, ये फेक समर्थन ये इंप्रेशन देता है कि इंडिया अलायंस टूट गया। नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए मैं चाहूंगा, मैं तो बिल्कुल कांग्रेस को पसंद नहीं करता, मैं करूं क्या? कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसी भी है कच्ची पक्की पार्टी वो उपलब्ध है, लेकिन आप, और उसके पास में डेमोक्रेसी का पर्सपेक्टिव है। केजरीवाल के पास में लोकतंत्र का पर्सपेक्टिव नहीं है। यह चीज विपक्ष के बाकी दलों को समझनी होगी। ये जो 6% वोट है ना, यही 6% वोट कांग्रेस के केजरीवाल को जाते, केजरीवाल की सरकार हो रही होती है। 40 से ऊपर सीट होती केजरीवाल की, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता था उसे। लेकिन केजरीवाल ने जो मूर्खता की वो ये कि वो धर्म के स्पेस को, हिंदू धर्म के स्पेस को वो विस्तार का काम करना और हिंदू धर्म के एजेंडे पर आगे चलना और डेमोक्रेसी के एजेंडे को एकदम डाइल्यूट करना या उसे कम करना, ये जो उसकी हरकत थी, ये हरकत बहुत ही खतरनाक हरकत की और जनता ने हरा के उसे अच्छा किया। बहुत साफ कह रहा हूं। चिंता की चीज जो है वो एक और है, वो ये कि दिल्ली में जिस तरह के आंदोलन रहे हैं और जिस तरह के आंदोलनों का दबाव रहा है, खासतौर पर नए नागरिकता कानून के खिलाफ में जो आंदोलन था और उसमें मुसलमानों की बड़े पैमाने पर शिरकत थी, नरेंद्र मोदी किसी तरह से मुसलमानों की कतारों को तोड़ने में सफल हो गए। मुसलमानों में इस बार जो वोट पड़ा है वो एक मुश्त वोट किसी को नहीं पड़ा। मुसलमानों का वोट डिवाइड हुआ है और ये जो चीज है ये चिंता की चीज है। अगर अल्पसंख्यक ये भूल जाएंगे कि डेमोक्रेसी की लड़ाई में उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, तो तय मानिए कि उनके ऊपर हमले सबसे ज्यादा होंगे। इस चुनाव से मुसलमान सबक लें। ये जो उन्होंने किया है ना कि कहीं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया, कहीं किसी को वोट दे दिया, बीजेपी को जिता दिया, कहीं किसी को नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इस समय दांव पर डेमोक्रेसी लगी हुई है, दिल्ली की सरकार नहीं थी दांव पर। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव की जानते हैं सबसे बड़ी दुखद स्थिति क्या थी? हर आदमी अपने जो है वो लालची प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है, वो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या वो कांग्रेस हो। हर आदमी के पास में एक लालची प्रोग्राम है, मैं इतने रुपए दूंगा, मैं इतने रुपए दूंगा, मैं इतने रुपए दूंगा। अरे लालच से डेमोक्रेसी नहीं बचती। वोट तो मिल जाएंगे, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। ये मेरी नजर में महाराष्ट्र के चुनाव में यह स्थिति नहीं थी। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के चुनाव में पॉलिटिक्स डिस्कस की गई, बाकायदा पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस किए गए। लेकिन दिल्ली के चुनाव की सबसे खराब बात यह हुई कि इसमें जो डेमोक्रेसी के सामने जो चैलेंजिंग इशू है, वो चैलेंजिंग इशू डिस्कस ही नहीं हुए, पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं बने। उन्हें पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा न तो राहुल बना पाए, न नरेंद्र मोदी बना पाए, न केजरीवाल बना पाए। और ये जो चीज है, इसने क्या किया कि एक तरह से इलेक्शन का जिसे कहा डिपॉलिटिसाइजेशन कर दिया। पॉलिटिक्स तो है नहीं, वो तो खाली प्रोग्राम है कि ये वो इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है।
वो अच्छा है कि वो बुरा है, बस ये बात हो रही है। तो इस आधार पर अगर चुने जाएंगे लोग, तो लोग तो पॉलिटिक्स नहीं सीखेंगे। चुनाव का मतलब है राजनीति सीखना और सिखाना, राजनीति करना। जो लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ हुआ उसमें पॉलिटिक्स गायब थी, और ये डिपॉलिटिसाइजेशन, ये आरएसएस की धुरी है, जिसको कि किसी ना किसी रूप में इन दो लोगों ने, केजरीवाल ने और नरेंद्र मोदी ने, दोनों ने अपने तरीके से किया। संयोग की बात है, और ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इसमें शामिल हो गई, मैं आपको बहुत साफ कह रहा हूं, क्योंकि हम इलेक्शन चाहे जो भी हो, जब तक इलेक्शन पॉलिटिकल इश्यूज पर नहीं होगा, जनता की शिक्षा नहीं होगी, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, डेमोक्रेसी का स्पेस नहीं बनेगा। अब देखिए चुनाव हो गया ना, आप उठा के जाइए वेबसाइट पर, कहीं पर भी आपको कोई पॉलिटिकल विश्लेषण नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई पॉलिटिकल इश्यू था ही नहीं केंद्र में। क्यों नहीं था? दिल्ली में कोई इश्यू नहीं है पॉलिटिकल, माने दिल्ली की में सरकार है केंद्र की, दिल्ली में सबसे अधिक प्रभाव है केंद्र की सरकार की नीतियों का, और कोई पॉलिटिकल इश्यू केंद्र में नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं, खाली एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। केजरीवाल की सरकार में, इसी सरकार में जो अब हार गई, इसी सरकार के कार्यकाल में दिल्ली के अधिकार छीन लिए गए थे, अधिकारियों को नियुक्त करने के और अधिकारियों का चयन करने के, और वो सारे अधिकार गवर्नर को दे दिए गए। केजरीवाल ने इस पर कि ये राज्यों के अधिकारों पर हमला है, इस पर एक आंदोलन नहीं किया। क्यों? क्योंकि राज्यों को अधिकारहीन बनाया जाए, यह आरएसएस का एजेंडा है, और यह चीज ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। हमारे जैसे लोग नहीं भूलते। हम जानते हैं कि दिल्ली के अधिकार छीने गए हैं, तो क्यों छीने गए हैं? एक छीनने वाला भी उन्हीं का आदमी है, और जिसके जो शासन में है दिल्ली में, वो भी उन्हीं का आदमी है। तो केजरीवाल ने तो प्रोटेस्ट नहीं किया। केजरीवाल किस मुंह से कह सकते हैं कि उन्होंने जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी? नहीं, जम्मू कश्मीर वाले प्रकरण में साथ खड़े थे केजरीवाल मोदी जी के। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ रही है, लेकिन समस्या यह है कि जब तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे थे तब तो लड़ते। वो तो मुसलमान थे, समझ में आई आप, कश्मीर में मुसलमान थे। अरे दिल्ली में तो सब हिंदू थे। दिल्ली की सरकार में, जिसमें कि वो चुन के आए थे, उनके पास अधिकार थे, वो अधिकार छीन लिए नरेंद्र मोदी ने। इसे कहते हैं राज्यों के अधिकार को छीनना, अधिकारहीन बनाना। और राज्यों को अधिकारहीन बनाने का मॉडल, राज्य रहेंगे लेकिन उनके पास अधिकार नहीं होंगे, यह मॉडल है आरएसएस का मॉडल, जिस पर नरेंद्र मोदी आज भी चल रहे हैं। तो राज्यों के अधिकार छीने गए, राज्यों के अधिकारों पर हमला हुआ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में केजरीवाल लड़ाई नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े भाई? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बड़ा डिपॉलिटिसाइज इलेक्शन था, एकदम अराजनीति की राजनीति वाला इलेक्शन था, जिसने कि जनता की और जनता के लोकतंत्र की रक्षा कम की है। अब क्या है कि हमें जैसे कहें कि करप्ट और महाकरप्ट में से एक को चुनना है, तो जनता ने महाकरप्ट को चुन लिया कि बोले जब करप्शन नहीं रहना है तो महाकरप्ट को चुन लेते हैं। जब जय श्री राम ही बोल रहा है, वो हनुमान जी के मंदिर जाता है, वो राम जी के मंदिर जाता है, तो राम जी के मंदिर जाने वाले को चुन लेते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? डेमोक्रेसी के मंदिर में कोई जाने वाले के लिए तैयार नहीं है इन दोनों में से। मतलब दिक्कत यहां है, दिक्कत यहां है क्योंकि इनके दोनों के पास में लोकतंत्र का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। और कांग्रेस वीक है, सांगठनिक तौर पर वीक है, लेकिन कांग्रेस का एजेंडा सही था। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, कांग्रेस का एजेंडा सही था। कांग्रेस हार गई, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, यह तय था कांग्रेस हारेगी। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने जो पॉलिटिकल एजेंडा रखा, वो डेमोक्रेसी को सेंटर में रख के रखा। केजरीवाल इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर पाए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। उनको लगा उनकी सरकार खतरे में है। दिक्कत यहां है, उनकी सरकार खतरे में नहीं थी, सरकार तो उनकी गई। और जैसा को रिजल्ट आए, अब सोचिए रिजल्ट आने के बाद में केजरीवाल ने सांस नहीं ली, तत्काल का हम बहुत खुश हैं और बीजेपी को बधाई है। अरे जनता ने फैसला दे दिया। नहीं, कम से कम तुम थोड़ी देर सांस तो लो यार, इतनी क्या बेचैनी है भैया को बधाई देने में? थोड़ी देर सोचो तो सही कि नीचे क्या हुआ है। यही केजरीवाल अभी चुनाव के दौरान बार बार कह रहे थे कि इलेक्टोरल रोल में धांधली हुई है। वो केजरीवाल कैसे भूल सकते हैं इस बात को?
परिणाम आने के पहले ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल में भयानक धांधली है। कम से कम कुछ न सही तो राहुल गांधी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सुन लेते। तो बयान देने के पहले तो जिसके जवान लड़खड़ाती है आपकी, आप हारे हैं, आप जीते नहीं हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो उत्सुकता है ना भैया के प्रति हमदर्दी दिखाने की, ये उत्सुकता वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ही रास्ता छोड़ती है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं आपसे कि अब वो पुनः एनजीओ में जाएं। नहीं, एक और रास्ता है सर, शंकराचार्य की जगह खाली। नहीं, शंकराचार्य की जगह के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो इनके बस की है नहीं। नहीं, वो भी इनके बस की नहीं, क्योंकि ये अपनी चोटी रखने पर पैसे खर्च नहीं कर सकते, वो इनके बस की नहीं। कारण क्या है कि ये तो जिसे कहें कि चोटी कट हिंदू हैं, केजरीवाल की चोटी नहीं है, मतलब वो हिंदुत्व का प्रचारक है लेकिन चोटी नहीं है उसके, समझना। तो ये जो मैं क्यों कह रहा हूं जानबूझ के कि एक आदमी जिसने कि हिंदुत्व के नाम पर फ्रॉड किया वो डिफीट कर गया, और ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हां, आखिरी बात इस पूरे प्रसंग में जनता को समझना चाहिए, विपक्ष को भी समझना चाहिए। आरएसएस कोशिश कर रहा है कि उसका एक मॉडल हो जिसमें सत्ता भी उसके हाथ में हो और विपक्ष भी उसके हाथ में हो, और इस मॉडल को तोड़ने की जरूरत है। और इसका एक ही तरीका है, जनसंघर्ष। जनसंघर्षों के जरिए वे तमाम लोग जो विपक्ष में सो कॉल्ड हैं और बीच बीच में वो मंदिर चले जाते हैं हनुमान जी के, वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे। एकमात्र आंदोलन इसका उत्तर है। आज की डेट में मैं कहता हूं कि जो डिक्टेटरशिप जिस फॉर्म में चल रही है, आपके हर शहर में मिल्कीपुर होंगे, अब जान लीजिए। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। अभी जब इसकी छानबीन की जाएगी दिल्ली के चुनाव की, आप तय मानिए कि अनेक ढेरों गड़बड़ियां सामने आएंगी। ऐसा नहीं गड़बड़ियां नहीं है, ना ना ना, ये दिमाग से निकाल दें हम लोग। दिक्कत दूसरी है। दिक्कत यह है कि हम डेमोक्रेसी को लेकर और डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव को लेकर हम कितनी अवेयरनेस और कितनी एकता पैदा करते हैं और एक कॉमन स्ट्रगल का एजेंडा बनाते हैं, यह चुनौती है। दिल्ली के चुनाव का एक ही मैसेज है, कुर्सी से कुर्सी की यात्रा संभव नहीं है। संघर्ष से कुर्सी मिल सकती है लेकिन कुर्सी से कुर्सी नहीं मिल सकती। कुर्सी से कुर्सी मिलेगी तो बस नरेंद्र मोदी पर्याप्त है उसको जीतने के लिए। आप कुर्सी से कुर्सी पर जाने के लिए नरेंद्र मोदी को फिर हरा नहीं सकते। तो ये जो है वो, और एक और चीज घट रही थी जो कि शेयर करनी चाहिए क्योंकि कैंपेन चल रहा था बहुत जोर से और सब लोगों ने ध्यान दिया होगा इस पर। वो ये कि ये इल्यूजन बना है कि नरेंद्र मोदी का बहुमत नहीं है ना खुद का पार्टी का, तो नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अरे भाई गलतफहमी है ये। नरेंद्र मोदी जब तक है सरकार में, वो चाहे उनके 20 एमपी हो और वो सरकार में है, आप तय मानिए नरेंद्र मोदी की हड्डी मुलक चुकी है, वो डिक्टेटरशिप के बिना जी नहीं सकते। नरेंद्र मोदी की आदत में नहीं है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली। वो बहुमत में नहीं है तो इसका मतलब वो लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो लोकतांत्रिक तरीके से मिलते नहीं है, बात नहीं करते, वो निर्णय नहीं लेते। आप यहां से देखिए कि वो वक्फ बोर्ड का बिल किस तरह से उन्होंने बुलडोज करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से पास कराया है। कांग्रेस भी इस इल्यूजन को दिमाग से निकालते हैं, बीजेपी कमजोर हो गई है तो अब बीजेपी से हम सिलेक्ट लेंगे, डेमोक्रेसी अब आ रही है। नहीं, डेमोक्रेसी आई नहीं है, बिल्कुल नहीं आई है। आप यूएपीए में बंद 5 आदमी नहीं छोड़ा पाए अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद। मैं ये बात जानबूझ के कह रहा हूं मैं, क्योंकि यह भ्रम पैदा किया है राहुल गांधी के भाषणों ने कि हमने नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया, नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया। इसने बहुत नरेंद्र मोदी की मदद की है, इससे बचने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी कमजोर नहीं हुए, नरेंद्र मोदी की और ताकत बढ़ गई है। यह दिमाग से निकाल दें हम लोग।
नरेंद्र मोदी तब कमजोर होंगे जब आप सड़कों पर डेमोक्रेटिक एजेंडा लेके संघर्ष करने उतरेंगे। अभी तक अफसोस की बात है कि अभी तक संघर्ष का कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। चुनाव के लिए, अलायंस के लिए बातें हो जाएंगी, मोर्चा बनाने के लिए बातें हो जाएंगी, लेकिन स्ट्रगल के लिए बातें नहीं हो रही हैं। और यह सबसे बुरा पक्ष है जो कि इस दिल्ली के इलेक्शन से उभर के आ रहा है कि अगर लोकतंत्र बचाना है विपक्ष को तो उसे सड़क का आंदोलन शुरू करना होगा। लोकतंत्र सड़कों पर रहता है, लोकतंत्र संसद में नहीं रहता। मैं बहुत साफ कह रहा हूं आपसे। ये जो लोगों के दिमाग में है कि लोकतंत्र तो मुख्यमंत्री की कुर्सी में रहता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी में रहता है, जी नहीं, वहां प्रशासन रहता है, लेकिन लोकतंत्र सड़कों पर रहता है। अगर आप जनता के बीच में आंदोलन करेंगे तभी लोकतंत्र बचेगा। और अभी विपक्ष को आंदोलन का एजेंडा तय करना है, और यह जब तक तय नहीं होगा नरेंद्र मोदी इसी तरह जीतेंगे, बाई हुक एंड क्रुक। केजरीवाल की पराजय डेमोक्रेसी की पराजय नहीं है। केजरीवाल की पराजय का मतलब है फेक ईमानदारी की पराजय। दैट्स ऑल। बहुत सही से, बहुत डिटेल में आपने समझा दिया है, और मुझे लगता है जो हमें देख रहे हैं उन सबको अच्छा लगेगा। आपके प्रोग्राम्स ऐसे भी, आपका बोलना लोगों को अच्छा लगता है, हमारे चैनल पे खास करके तो बड़ी तारीफ करते हैं सर। और इसलिए हम चाह भी रहे हैं कि आपसे कैसे हर इश्यू पे कुछ ना कुछ आपसे बात की जाए। 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, जो भी समय मिले। अभी भी 30 मिनट हम लोगों ने बात की है, 32 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर हम बात करते हैं किसी नए विषय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।